गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे और बड़े ही भरपूर तरीके से आप अपनी जिंदगी भी गुजारे होंगे और वीकेंड भी बहुत ही अच्छा गुजारा होगा आप लोगों ने। दोबारा से लॉकडाउन का जमाना है जिसकी वजह से लोगों को अपनों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है। खुदारा इस वक्त की कदर करें जो वक्त अपनों के साथ गुजार सकते हैं और मुस्बत तरीके से गुजरे, उससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं होती। बच्चों को टाइम दें, उनको कहानियां सुनाएं, पढ़ने की उनमें आदत डालें, जबकि अपने पेरेंट्स को भी उतना ही टाइम दें। उन्हें भी बड़ी उम्र में हमारी बहुत ही ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है। देखने में ये आया है कि लॉकडाउन में जब फैमिलीज इकट्ठी होती हैं तो झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, मसाइल बढ़ जाते हैं। समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वैसे हम शिकायत करते हैं कि वक्त नहीं मिलता और जब वक्त मिलता है तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो जनाब जरा सोच समझ कर ये वक्त गुजारा करें, क्योंकि वक्त गुजर गया तो उसके बाद नहीं आएगा। लॉकडाउन की बात हो रही थी तो कुछ लोगों ने इस लॉकडाउन को बहुत अच्छे तरीके से गुजारा और जहाँ कई लोगों से रोजगार छीना है, वहीं बहुत से लोगों ने इसको अपने लिए मौका भी जानना है और इस दौरान तख्लीकी कामों का इंतखाब करके अपना मकाम भी बनाया है। उन्हीं में से एक आयशा हमीद चौहान है जो रेजिन आर्टिस्ट है और इस हवाले से बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं। एक ये मुनफरिद अंदाज का आर्ट है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और ये कितना मुश्किल काम है, ये हम आयशा से ही पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि वो किस तरह करती हैं। ये आयशा हमीद, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप आयशा? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, हमने ये सुना था इस आर्ट के बारे में, लेकिन अब आप हमें डिटेल में बताइए कि ये आर्ट है क्या और ये किस तरह होता है। बेसिकली रेजिन जो है ये एक जेल टाइप स्टिकी मटेरियल होता है जो कि ट्रीज से एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है। फिर रेजिन और एक क्योरिंग एजेंट होता है, उनको डिफरेंट रेशियो से ऐड करते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स जो होते हैं रेजिन के, उनकी डिफरेंट रेशियो होती है ऐड करने की। जब हम इनको मिक्स करते हैं देन उसमें हम कलर ऐड करना है, पिगमेंट ऐड करना है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम वो ऐड करते हैं। फिर मोल्ड्स होते हैं डिफरेंट, हम उनमें पोर करते हैं जिस टेक्निक से हमने करना है, जो पैटर्न हमने बनाना है उनकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। ठीक है। देन उससे हम जो है फिर वो आगे करते हैं। और डिफरेंट रेजिन के ब्रांड जो है वो क्योर होने का डिफरेंट टाइम होता है। नॉर्मली 24 आवर्स टू 48 आवर्स लेते हैं। अच्छा। 48 आवर्स के बाद ये क्रिस्टल टाइप फॉर्म में बन जाते हैं और ये ग्लॉसी होते हैं और अनब्रेकेबल होते हैं। अच्छा, और ये सब कुछ जो हमारे आज सेट पर पड़ा हुआ है ये आपने खुद बनाया? जी बिल्कुल, ये मैंने खुद बनाया है। अकेली ने बनाया? जी अकेली, बिल्कुल। ये माशाल्लाह आप देख भी सकते हैं जनाब, ये एक आर्ट है और आर्ट की डिफरेंट एक चीज है और आपने कहा है कि अनब्रेकेबल होते हैं। जी बिल्कुल, जब ये क्योर हो जाए तो ये अनब्रेकेबल हो, मतलब इसको जोर से नीचे जमीन पे भी फेंकेंगे ये नहीं टूटेगा? छत से भी गिराएंगे तो ये नहीं टूटेगा। अच्छा जी बिल्कुल। मतलब ये इसमें क्या है ऐसा जो नहीं टूटेगा? इसमें ये रेजिन ही जब हार्ड हो जाता है तो ये बिल्कुल अनब्रेकेबल हो जाता है। हाँ, मतलब ये जो मर्जी कर ले, मेरे ख्याल से वो माएँ जो है ना वो खुश हो जाएं जो अपने बच्चों के हाथों वो बार बार बर्तन टूटने पे परेशान थी और डेकोरेशन पीसेस भी जो उनके टूट जाते थे बच्चों के हाथों। मेरे ख्याल से अब ये एक उनका आसान और सॉल्व हो गई है उनकी मिस्ट्री। बिल्कुल ऐसे ये कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने उनका जो काम है वो आसान कर दिया आयशा मेरे ख्याल से। मुझे बताइए कि इस आर्ट के हवाले से आप क्या क्या कर चुकी हैं, हमें बताइए। बेसिकली इसमें कोस्टर्स बनते हैं, ठीक है, वैनिटी ट्रेस बनती हैं। अच्छा। और सर्विंग ट्रेस बनती हैं, एंगेजमेंट ट्रेस लोग बहुत बनवाते हैं। इसके टेबल टॉप बहुत आजकल बन रहे हैं, रेजिन क्लॉक बन रही हैं। अच्छा। वॉल आर्ट बन रही है रेजिन की। जो थीम बेस्ड रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनकी फ्लोरिंग, उनके टेबल टॉप। अच्छा, फ्लोरिंग भी हो रही है? बिल्कुल, रेजिन से फ्लोरिंग भी हो रही है। अच्छा। उनके टेबल टॉप और कोस्टर्स वगैरह वो वहाँ पे कमर्शियल यूज इसका आजकल बहुत हो रहा है। ठीक है, तो आप अभी तक क्या क्या बना चुकी हैं? मैं अभी तक कोस्टर्स बना रही हूँ, ये मैंने ट्रिंकेट डिश बनाई है, मैंने वैनिटी ट्रेस बनाई है, सर्विंग ट्रेस बनाई है और आजकल जो है मैं टेबल टॉप पे काम कर। अच्छा, टेबल टॉप पे भी काम कर रही हैं। तो कितना टाइम लगता है मतलब एक प्रोडक्ट को तैयार करते हुए? बेसिकली टाइम जो है वो रेजिन की मिक्सिंग का भी होता है, फिर उसके बाद जो है उसको जब आप पोर करो तो 24 to 48 आवर्स क्योर होने में ये लेती है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी सैंडिंग, पॉलिशिंग, एजेस को पॉलिश करना, ठीक है, वो मतलब कि ये 3 to 5 डेज मिनिमम लेती है। अच्छा, और ये सब कुछ आप खुद ही करती हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद करती हूँ। उसको बनाना, देन उसकी पॉलिशिंग करना, उसको कट करना, हर चीज आयशा आप खुद अकेली करती हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल खुद करती हूँ। और इसका जो केमिकल मेरे ख्याल से एक मिलता है और वो कहते हैं बहुत खतरनाक भी होता है, ये मुझे आप ही बताएंगी कि वो कितना खतरनाक है और क्या यहाँ से इजीली मिल जाता है? वो रेजिन अब यहाँ से इजीली मिल जाती है, लेकिन इसके पिगमेंट्स वगैरह और मोल्ड्स वगैरह वो मोस्टली हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। वो यहाँ पे इतने इजीली अवेलेबल नहीं है।
बाकी रेजिन और जब क्योरिंग एजेंट मिक्स होता है तो उससे जो है वो केमिकल रिएक्शन से फ्यूम्स बनते हैं, वो फ्यूम्स डेंजरस होते हैं काफी। तो जो भी रेजिन यूज करा उसको प्रॉपर पीपीई के साथ यूज करनी चाहिए, मतलब आपको रेस्पिरेटर लगाने चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, आई प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगानी चाहिए, तब आप रेजिन यूज करें। मतलब ये सीखे बगैर, इसकी टेक्निक्स को जाने बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, खतरनाक हो सकता है हमारे बहुत लिए। खतरनाक हो सकता है, ये आपके स्किन पे एलर्जी कर जाता है, लंग्स को इन्फेक्शन कर जाता है। लेकिन जब ये क्योर हो जाता है 48 आवर्स के बाद, उसके बाद ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाता है। अच्छा, तो आप पूरी एहतियाती तदाबीर अपनाती हैं जब आप ये काम स्टार्ट करती हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। प्रॉपर मेरा वर्क प्लेस अलग है, वेंटिलेटेड है, फिर मैं मास्क, ग्लव्स वगैरह सब कुछ लगा के फिर मैं रेजिन स्टार्ट करती हूँ। तो डिजाइनिंग इनकी किस तरह करती हैं? पैटर्न पहले किस तरह बनाती हैं? आइडियाज कहाँ से आते हैं? ये लोग बता देते हैं जब उन्होंने कस्टमाइज बनाना हो तो? जी बिल्कुल, कुछ लोग भी अपनी रिक्वायरमेंट बनाते हैं कि हमें इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए, फिर हम उन्हें गाइड भी कर देते हैं कि ये चीज ज्यादा अच्छी लगेगी, या ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, इसके साथ ये चीज अच्छी लगेगी। या कुछ इंटरनेट से देख लेती हूँ, कुछ खुद माइंड में आता है तो वो ट्राई करती हूँ, एक दफा नहीं सही बना दोबारा ट्राई करती हूँ, इस तरह ट्राई करके फिर वो पैटर्न्स वगैरह। तो आपने ट्रेनिंग ली है, सीखा है कहीं से ये? मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया है, मैंने YouTube की वीडियोस से देखा है। अच्छा, बिल्कुल। मतलब ट्रेनिंग कहीं से जाके नहीं ली, कहीं से सीखा नहीं है, YouTube की वीडियोस से देख के आपने जी सीखा बिल्कुल, YouTube की वीडियोस। फिर मैंने इंटरनेशनल रेजिन ग्रुप्स ज्वाइन किए। अच्छा। फिर मैंने खुद मटेरियल आके घर में मैं कोस्टर्स वगैरह बना के ट्राई करती रही कि क्या करूं, कैसे ये चीज सही होगी और ये वो। हाँ, मतलब आपने खुद से ही सीखा है। और एक मेरे ख्याल से हमारे जो नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए एक मशवरा है और बड़ा अच्छी एडवाइस है कि आप इंटरनेट से अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं, एक मुस्बत चीज़ भी सीख सकते हैं, सिर्फ उसका गलत इस्तेमाल ही नहीं कर सकते सोशल मीडिया से। तो मुझे बताइए, जब कस्टमर्स भी आपके पास आते होंगे, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करते हैं? प्रॉपर पूरे सेट की मोस्टली लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। किस चीज़ का सेट? कोस्टर्स विद सर्विंग ट्रे। अच्छा जी, और रेजिन क्लॉक आजकल बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, वो प्रॉपर अपने थीम के अकॉर्डिंग कलर्स, फिर उसमें स्टोन्स, क्रिस्टल, गोल्ड, ये सारे स्टोन्स ऐड करके। अच्छा जी। और उस चीज को, पूरा सेट को बनाते हुए कितना टाइम लग जाता है? सेट को बनाते हुए डिपेंड करता है, मतलब अगर 6 कोस्टर्स और एक ट्रे है तो कम से कम जो है वो 10 to 15 डेज होते हैं। जब ऑर्डर ज्यादा होते हैं तो फिर 1 मंथ का टाइम भी देना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि इसका अपना प्रोसेस का टाइम भी बहुत ज्यादा है, फिर बाकी इसकी सैंडिंग, पॉलिशिंग, एजेस, फिर उनमें भी टाइम लग जाता है, तो इसलिए 10 to 15 डेज का टाइम होता है। तो ये ऑनलाइन आप सेल करती हैं या किस तरह सेल करती हैं? जी बिल्कुल, ऑनलाइन इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैंने पेज बनाया, फिर वहां से मैंने सेल करना शुरू किया। और कितनी देर होगी ये करते हुए आपको? 7-8 मंथ्स हो गए। 7-8 मंथ्स हुए, मतलब ये कोरोना के पीरियड में ही आपने स्टार्ट किया? बिल्कुल, बिजनेस मैंने 7-8 मंथ्स में स्टार्ट किया, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से जो है ये खुद लर्न कर रही थी रेजिन। घर में मैं खुद कोस्टर्स बना के ट्राई कर रही थी और ये वो। फिर उसके बाद अब जब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा ये चीज आ गई है तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन ये साथ मैं और चीजें अभी भी इसमें लर्न कर रही हूँ। अच्छा, तो कोरोना की वजह से कोई डिस्टर्ब हुआ बिजनेस, कोई मुश्किलात आई? मुश्किलात सिर्फ ये आई कि कभी कुछ डिलीवरीज लेट हो गई थी कोविड की वजह से, बाहर से जो मेरी डिलीवरीज आनी थी ये वो। अदरवाइज अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ स्मूथ जा रहा है। सब कुछ स्मूथ जा रहा है और अभी तक अच्छी जो है कस्टमर्स भी आ रहे हैं, वो डिमांड भी अच्छी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली रेजिन का लोगों को इतनी नो हो भी नहीं थी पहले, अब आज का लोगों को थोड़ा पता चल रहा है। अभी भी मुझे कुछ लोग मैसेज करके पूछते हैं कि ये ग्लास है या ये टूट जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि देखने में तो ग्लास ही लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अब जिन लोगों को पता है, उन लोगों को आइडिया है, वो लोग जो है वो ऑर्डर कर देते हैं। कुछ जो है वो पूछते हैं, फिर उनको पता चलता है, देन वो ऑर्डर करते हैं। तो आयशा, जिस तरह कोरोना की हम बात कर रहे हैं, सारे हमारी मशत खराब हुई और इसकी वजह से बहुत ज्यादा डाउन साइजिंग भी हुई, तो जो केमिकल इसमें यूज होता है, जो इसमें प्रोडक्ट्स यूज होती है, वो इजीली मिल गई थी आपको? जी, रेजिन अब यहाँ से इजीली मिल जाती है। क्योंकि रेजिन जो है वो कमर्शियल यूज हो रही है आजकल, फ्लोरिंग वगैरह में। और मतलब कमर्शियल जो वुड टेबल्स वगैरह कैफेज वगैरह में बन रहे हैं, उनमें ये यूज हो रही है। मतलब ये पहले इसका इतना रवाज नहीं था, ये अभी स्टार्ट हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही, अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज ज्यादा हो रही है। और लोगों को इस चीज का पता भी चल रहा है कि ये क्या चीज है या क्या यूज है। मतलब लोगों में अब जो आर्ट की एक कदर है और पहचान है वो आ रही है। बिल्कुल, अब ये कहना चाह रही हैं पाकिस्तान में जो लोग हैं उनमें ये करने के लिए आ रही है। तो घर वालों ने सपोर्ट किया कि अच्छा मैं इस साइड पे जाना चाह रही हूँ? बचपन से शौक था आर्ट का? शौक मुझे बचपन से ही था। मेरी फील्ड बिल्कुल ऑपोजिट है इससे, मेरे डाटा एनालिसिस और इस फील्ड से हूँ। लेकिन मैं अपनी स्टडीज के साथ साथ भी ये चीज कंटिन्यू करती रही हूँ। कभी मैं स्ट्रिंग आर्ट स्टार्ट कर देती थी, कभी मैं पेपर कूलिंग स्टार्ट कर देती थी। और मेरी फैमिली अल्लाह का शुक्र है शुरू से इस चीज में बहुत सपोर्टिव रही है।
थोड़ा सा इशू उनको इस चीज से इसलिए हुआ था क्योंकि ये मतलब इसके केमिकल जो है ये डेंजरस भी है हेल्थ के लिए, लेकिन फिर जब प्रॉपर आप पीपीई के साथ यूज करो तो फिर उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि चलो एक शौक भी है, फिर बिजनेस भी स्टार्ट किया तो कर लो आप। नहीं तो आपकी फील्ड एक बिल्कुल अलग जो आप पढ़ रही हैं और ये बिल्कुल एक साइड बिजनेस अलग है, तो दोनों में किस तरह फिर मैनेज कर लेती हैं? स्टडीज अब मेरी कंप्लीट हो गई है, लेकिन जब मैं स्टडीज कर रही थी तब भी मैं शौक था ना, तो शौक के लिए आप टाइम निकाल ही लेते हो, तो तब भी मैं इन चीजों को साथ साथ कंटिन्यू रख रही थी। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी बात है, जो आपका शौक हो आप उसको आगे परस्यू करो और उसको आगे लेकर जाओ, उसके लिए काम करो तो फिर वो हो जाता है। बिल्कुल ऐसे तो आजकल जो है वो लोग किस तरह डिमांड कर रहे हैं? जिस तरह आपने बताया ट्रे बनवा रहे हैं, जो सेट बनवा रहे हैं, क्लॉक्स आपने बताया वो भी बन रही हैं और वॉजेस भी बन रहे हैं, क्या ज्यादा डिमांड आ रही है लोगों की जानिब से? लोग सेट ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, फिर अपनी थीम के अकॉर्डिंग। अच्छा। अगर मतलब कुछ लोग जो हमें अपना डिजाइन बताते हैं कि हमें इस तरह बना के दें, या कुछ लोग जो डिस्प्ले हुए होते हैं पेज में उनमें से बता देते हैं कि हमें ये डिजाइन चाहिए, या कलर चेंज कर लेते हैं अपनी थीम के अकॉर्डिंग कि हमें इस कलर में चाहिए, इस कलर कॉम्बिनेशन में चाहिए। अपने उनका ड्राइंग रूम में उन्होंने करना है डिस्प्ले, या उनकी वॉल क्लॉक जो है वो रूम की है तो अपने रूम के अकॉर्डिंग कलर्स वगैरह उनके होते हैं। तो कहते हैं कि ये जो आर्ट है ये बहुत ज्यादा महंगा है, ऐसा है आयशा? बिल्कुल ऐसा है, रेजिन इटसेल्फ बहुत ज्यादा महंगी है। अच्छा। तो रेजिन महंगी है, फिर हमें कलर्स, पिगमेंट, स्टोन्स वगैरह बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो वो चीज भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। तो कंपैरेटिवली ये शायद एक्सपेंसिव लोगों को लगती भी है, और हैंडमेड चीज वैसे भी शायद एक्सपेंसिव होती भी है, लेकिन ये वर्ड्स पाएंगे क्योंकि ये अनब्रेकेबल चीज है और ये फॉरएवर ग्लॉसी है। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये चीज आप इन चीजों को कंसीडर करो तो ये चीज आपको एक्सपेंसिव लगनी चाहिए। तो हर चीज ही महंगी होती है, शौक का कोई मोल नहीं होता, ये कह सकते हैं। तो मुझे आयशा आप बताइए, आपका अपना कौन सा पसंदीदा एक प्रोडक्ट है जो आपको बहुत ही पसंद आता होगा, अपना बनाया हुआ? मैं जो नया डिजाइन बनाती हूँ मुझे जो चीज बहुत पसंद आती है, जो भी नया बनाती है वो आपको पसंद आता है, लेकिन एक आपकी फेवरेट होती है ना प्रोडक्ट में से, हर एक चीज में से? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ब्लैक बेस के साथ जो पेटल्स, ड्राइड पेटल्स हैं और गोल्ड फ्लेक्स है वो मेरा फेवरेट है, और एक ग्लो इन डार्क कोस्टर है। अच्छा। वो लाइक डे लाइट में आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब अंधेरा हो तो वो कोस्टर ग्लो करता है, वो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, बिल्कुल। और हमने देखा है कि बहुत सारे लोग शिकायत भी करते थे कि कोरोना की वजह से हमारे बिजनेसेस डाउन हो गए हैं, हम घर बैठ गए हैं, लेकिन आपने घर बैठकर ही बिजनेस स्टार्ट किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या कहेंगी, मशवरा क्या देंगी लोगों को? मशवरा यही है कि आपको मतलब जो शौक है या जो आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है वो चीज आपको लाजमी कंटिन्यू करनी चाहिए। फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चीज में। मेरी फैमिली ने मुझे अल्लाह का शुक्र है बहुत सपोर्ट किया, इस वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। फैमिली की सपोर्ट ना होती तो शायद मैं ये चीज स्टार्ट भी ना कर सकती। जिस तरह उनको शुरू में इशू था कि ये केमिकल होता है तो ये डेंजरस होगा आपके लिए और ये वो, तो आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है या जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है आपको इनको यूटिलाइज करके कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो इनकी प्राइस रेंज की अगर बात की जाए तो वो मिनिमम से मैक्सिमम कितनी चली जाती है? प्राइस रेंज मिनिमम ये जो मिनी कोस्टर्स हैं इनकी 300-400 होती है। ओके। और मैक्सिमम जो है वो आपके साइज पे डिपेंड करता है, उस पे रेजिन कितनी लगती है, मटेरियल कितना यूज होता है। और मैक्सिमम कितना चला जाता है? मैक्सिमम जो टेबल टॉप में कर रही हूँ वो 15,000 का है। 1000 पे चला जाता है। वो साइजेस पे डिपेंड करता है कि कितना साइज आपको चाहिए, उसी हिसाब से। आगे कौन कौन से प्रोडक्ट आप बनाने जा रही हैं और कौन कौन से डिजाइन आ रहे हैं? कोई एक प्लान आउट किया होगा, पाइपलाइन में चीजें होती अभी आजकल तो टेबल टॉप पे ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि लेयरिंग में काम होता है। पहले फर्स्ट लेयर, फिर वो क्योर होती है, फिर सेकंड 4 to 5 लेयर्स होती हैं, फिर उसके बाद पॉलिशिंग वगैरह और ये सब कुछ होता है। तो तकरीबन इसमें 1 मंथ का टाइम लग जाता है। मतलब पहले एक मरहला आप करती हैं, एक लेयर किया फिर दूसरा किया, इसी तरह चीजें हो रही होती हैं? जी, एक लेयर जब क्योर ऑलमोस्ट हो जाती है फिर उसके ऊपर सेकंड लेयर आती है। इस तरह कलर्स जिस लेयर्स के अकॉर्डिंग आप डालने होते हैं, फिर जब कंप्लीट क्योर हो जाता है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर डलती है ताकि ये और ज्यादा ग्लॉसी हो जाए। तो आगे जो आने वाले हमारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं उनको क्या कहेंगी, वो इसमें आए, कितना इसमें जो है वो आर्ट सीखना चाहेंगे, उनके लिए मैसेज क्या है और वो टिप्स क्या है, मेरे ख्याल से उनको क्या देंगी आप? सबसे पहले तो यही है कि आप अगर इस साइड पे आना भी चाहते हैं तो आपको प्रिकॉशंस को बहुत जरूरी है फॉलो करें, ताकि आपके जो है वो अपनी हेल्थ पे डिस्टर्ब ना हो और आप अपने जो है शौक को भी आगे कंटिन्यू कर सकें। और बाकी ये है कि मेरा ख्याल है कि ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं होती है जो कुछ लोगों को लगती है, ये वर्थ पाएंगे क्योंकि आपके सामने अब बात हुई है कि ये बिल्कुल अनब्रेकेबल है और ग्लॉसी भी है। एग्जैक्टली। तो मतलब कि ये चीज शायद पड़े हुए भी बहुत अच्छी लगती है।
न्यू चीज है, न्यू बिल्कुल new चीज और चीज़ है। न्यू प्रोडक्ट है, न्यू एक चीज मार्केट में आई है। और दूसरा ये कि इसको आप जहां से मर्जी फेंक दे, इसने टूटना नहीं है। मेरे ख्याल से ये ज्यादा चीज अच्छी है कि हमें एक ना टूटने वाली चीज मिल रही है। तो आयशा हमीद चौहान हमारे साथ मौजूद थी। आयशा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आपने ये इतने खूबसूरत प्रोडक्ट्स अपने साथ लेकर आई हैं और हमें बताया है कि ये होता क्या है। और आर्ट की दुनिया में दिन ब दिन जो है ना तरक्की होती जा रही है, हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और मेरे ख्याल से ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। और इस तरह की जो नौजवान नस्ल है हमारी, वो इस साइड पर जा रही है, गामजन है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जनाब। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और एक ढूंढो आपको हजार मिलता है, और वो भी इतना उम्दा कि जी अशश कर उठता है। मौसीकी की अगर बात की जाए तो मौसीकी के शोबे में खास तौर पर हमारे मुल्क ने दुनिया भर में झंडे गाड़ रहे हैं और आज ऐसे ही टैलेंटेड सिंगर और म्यूजिशियन से आपको मिलवाने जा रहे हैं हम लोग, जो अपने हुनर में किसी से भी कम नहीं है। तो जनाब वेलकम करते हैं हम जिब्रान हैदर को और शहजाद अली को। जिब्रान, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और शहजाद मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? मुझे बताइए जिब्रान, सबसे पहले आपके मौसीकी का शौक कैसे पैदा हुआ? कब से आप मौसीकी और गा रहे हैं आप? मौसीकी घर की है क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी म्यूजिक से रिलेटेड अच्छा। है। उसके अलावा मेरे डैडी, मेरे ब्रदर, ये सारी मौसीकी करते थे, तो उनको देख देख के मुझे भी शौक पड़ गया। अच्छा। तो जरा गिटार मॉडर्न स्टाइल में आ जाता है। ठीक है। तो क्योंकि बेसिक हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, वो हारमोनियम के साथ मौसीकी को जारी रखते थे, साथ सिंगिंग। अच्छा। तो मैंने इस दौर के मुताबिक गिटार को जरा तरजीह दी, प्रेफर किया कि मैं गिटार बजाऊं, उसके साथ सिंगिंग। अच्छा, सिंगिंग करूं, ठीक है। और मुझे शहजाद आप बताइए, आप कब से ये तबला बजा रहे हैं और किससे इंस्पायर हुए आप? मुझे कम से कम भी 25-20 साल हो गए। अच्छा, तबला बजाते हुए? जी, सीख काम ऐसे, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, सीख भी रहा हूँ। अच्छा। अपने टीचर से। हाँ। तो ये जितना भी करें उतना ही कम नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी मुझे बताइए, आज पहली जो आप महफिल का समा बांधने वाले हैं, कौन से गाने से या कौन से गजल से क्या सुनाने वाले हैं हमें आप? एक लाइया लाइया सॉन्ग है। ठीक है, तो उससे आगाज करेंगे। चले। लाया 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 मैं तेरे नाले डोलना वेला लाया 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 मैं तेरे नाले डोलना वेला लाया मैं तेरे नाले डोलना एक दिल सी रहा मेरे को याद में लुटी लाया लाया मैं तेरे नाले डोलना वेला लाया सिले सिले प्यार दा पवे तेनू गजरा पिज पिज अखियां चो डुलदा है गजला सिले सिले प्यार दा पवे तेनू गजरा पिज पिज अखियां चो डुलदा है गजला दिले शुदाई मेरा दिल दीवाना मैं तेरी चलिया तू मेरा सियाना मैनू गल ना बना के रखी डोलना रे मैनू गल ना बना के रखी डोलना एक दिल सी रहा मेरे कोल
बेहतरीन हो गया। सुबह सुबह आपने महफिल का समा बांध दिया है। मुझे जिब्रान आप बताइए कि एक तो आपने बताया कि आपका घराना ऐसा है, आपने उनको इंस्पायर किया आप लोगों को और उनसे सीखा, आपने ट्रेनिंग भी ली कहीं से आपने? जी मेरे उस्ताद थे जो कि मेरे नाना भी है, शौकत मंजूर खान साहब। ठीक है। उसके अलावा गिटार में इकबाल हुसैन साहब। ओके। और मेरे डैडी भी, क्योंकि घर का ही था तो सिंगिंग तो घर से स्टार्ट होगी डैडी से। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर किसी की शागिर्दी में आ जाओ तो वो ज्यादा बेटर हो जाता है। तो वो मेरे नाना ही थे उस्ताद शौकत मंजूर साहब। तो सिंगिंग में मैं उनसे गया, उनके पास गया और गिटार में इकबाल हुसैन साहब के पास गया जो कि मेरे अबू के कजन भी हैं और मेरे चाचू भी हैं। अच्छा, मतलब कि फैमिली में ही है सब कुछ, मतलब फैमिली में ही मौसीकी का तड़का है। और आपने भी कहा कि मैं भी साइड पे ही जाऊंगा। ठीक है। तो ये प्रेशर था या अपना ही इंटरेस्ट था? देख देख के, बड़ों को देख देख के। तो उसके अलावा फैमिली में जिधर भी जाते थे वो म्यूजिक ही, तो फिर देख देख के मुझे भी शौक पड़ गया कि मैंने इन जैसा या चाचू जैसा मैंने बजाना है, गाना है। तो फिर बचपन से ही लगा रहा। तो गायकी की दुनिया में कौन है आपका फेवरेट? किसका ज्यादा सुनते हैं? मतलब नुसरत फतेह अली खान हो गए या और भी बहुत से हमारे लेजेंड हैं गुलकार, किसको ज्यादा पसंद करते हैं? नुसरत अली खान साहब। अच्छा। और उसके अलावा क्योंकि शख्सियात तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही है, जितना भी नाम लो उतना कम है। तो ज्यादातर मैं नुसरत साहब को सुनता हूँ। और उसके अलावा आतिफ असलम साहब, आपको पता है जो ट्रेंड चल रहा है, तो माशाल्लाह वो भी आपको पता है पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर हैं। तो उनके भी सॉन्ग्स वगैरह बस, इनके हमारा काम ही यही है कि अगर हमें कोई फरमाइश करे आगे, तो चाहे वो आतिफ असलम साहब की हो चाहे नुसरत साहब की हो, तो वो कोशिश करते हैं हम उनको सुना सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शहजाद मुझे आप बताइए कितना मुश्किल है ये तबला बजाना और फिर पहले इसको सीखना, क्योंकि ये टेक्निक है। हमें तो पता चल रहा है कि किस तरह बज रहा है, लेकिन इसकी भी अपनी टेक्निक्स होंगी। हाँ यार ये बस रियाजत का ही है, जितनी बंदा रियाजत करे उतनी अच्छा है। काफी रियाजत की है इसकी। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है। क्या ये जिसको इसकी प्रैक्टिस होगी वही बजा सकता है? जी जी, वही जिसको इसकी टेक्निक्स के बारे में पता होगा। हाँ। है तो मुश्किल है ये इंस्ट्रूमेंट से, एक सितार और सरंगी, ये मुश्किल साज है। अच्छा। बड़े कम लोग प्ले करते हैं। ठीक है। तो मेरे टीचर मुझे कहते थे यार ये बड़ा मुश्किल है, मगर सर मैं करूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, जब आपका एक पैशन हो या आपने किसी चीज के बारे में सोच लिया हो कि मैंने करना, फिर वो हर काम, कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता। तो आपने अभी कहा है कि आपको नुसरत फतेह अली खान साहब भी आपकी इंस्पिरेशन है, तो कुछ उनका भी फिर हमें सुना दीजिए। हो ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, दर्द ऐसा जगा रोग ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा रोग ऐसा लगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया, मेरे रिश्ते कमर, मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर, मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, मेरे रिश्ते कमर। बेहिजाबान वो सामने आ गए, बेहिजाबान वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, आँख उनकी लड़ी, आँख उनकी लड़ी, यूं मेरी आँख से आँख उनकी लड़ी, यूं मेरी
कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर, मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रिश्ते कमर। जनाब बहुत खूब, बहुत मजा आया हमें। मुझे बताइए जिब्रान, लाइव परफॉर्मेंस करने में ज्यादा मजा आता है या वो जो एक रिकॉर्डिंग होती है और उसमें ज्यादा मजा आता है? लाइव गाने में ज्यादा मजा है। हाँ। रिकॉर्डिंग में तो आप जाते हैं उसके बाद रिकॉर्ड करके आ जाते हैं। लाइव में ये होता है कि अपनी मर्जी से बंदा नीचे हाँ। से, जैसे मैं गिटार बजा रहा हूँ अपनी मर्जी से कोड भी सांस हाँ। भी ले सकता हूँ हाँ। उसके अलावा बातचीत भी कर सकता हूँ अगर किसी की फरमाइश। लाइव में ज्यादातर ये होता है कि हम सॉन्ग परफॉर्म कर रहे होते हैं कहीं भी किसी भी महफिल में, तो कोई भी अगर गेस्ट हो या कोई भी तो कोई फरमाइश करे तो हम उसकी बात वगैरह भी सुन सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इसके बाद नीचे से प्ले हो रहा हूँ इसके बाद सुना सकता हूँ। Exactly. रिकॉर्डिंग में ऐसा वही है कि जो ट्रैक बना हुआ है आपने रिकॉर्ड करना है, जाके बस रिकॉर्ड करके आ जाना है उसको। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि रिकॉर्डिंग में हम अपनी मर्जी की जगह वगैरह जो सॉन्ग्स में मीन्स के सरगम वगैरह भी होती है वो भी नहीं ले सकते। वो ऐसा सिर्फ एक प्रोजेक्ट बना होता है, जितना उतना ही करके आना होता है आपने। लाइव में जरा ये भी मिल जाता है। तो अभी कितने आपने ट्रैक्स बनाए हैं अभी तक? ट्रैक तो मैंने बहुत बनाए। रिसेंटली मैंने ये अब क्योंकि रमजान आगे थे आगे तो ईद पे सोचा था कि 2 ट्रैक लॉन्च करूं। ऑफिशियल सॉन्ग्स हैं मेरे। तो ईद पे आ रहे हैं, मतलब हमें देखने को मिलेंगे आपके नए ट्रैक्स जो है वो देखने को मिलेंगे। मुझे बताइए जिब्रान, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म है जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो आप जैसे फनकार हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री में जरा प्लेटफॉर्म कम है। अच्छा। आउट ऑफ वे जैसे आप लगा लें कि ये हमारा भारत, उसमें जरा म्यूजिक को भी उसके अलावा एंटरटेनमेंट से जो भी रिलेटिव है उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है। तो पाकिस्तान में म्यूजिक और उसके अलावा भी एंटरटेनमेंट के भी जो जितने भी शोबे हैं उनको जरा कम तरजीह दी जाती है और प्लेटफॉर्म भी कम है पाकिस्तान में। तो मैं तो हूँ, लेकिन मेरे अलावा भी इतने सारे टैलेंट्स हैं। ऐसे ही है, बहुत टैलेंट है जिनको नहीं प्लेटफॉर्म मिलता, उनको एक जगह नहीं मिलती जहाँ पर आके अपना वो जो हुनर है वो दिखा सकते हैं। ये तो आपकी एक ब्लेसिंग है कि आपका घराना उससे ताल्लुक रखता है, तो आपको एक चीज मिल गई है। शहजाद, आप क्या कहेंगे, यहाँ पर होने चाहिए हुकूमती सतह पर क्या क्या करना चाहिए हमें, मतलब इस तरह के ट्यूशंस या इंस्टीट्यूशन होने चाहिए ताकि बच्चे आगे आए और अपना हुनर का मुजाहिरा करें? होना चाहिए ऐसा, क्योंकि ये मुल्क ऐसा है हाँ, जहाँ पे बहुत टैलेंट है। ये कह रही हमारी जो जमीन है ना, टैलेंट पर आगे नहीं आ सकते वो। अच्छा, मजबूर है। क्या मुश्किलात आती हैं जिब्रान? अब जिस तरह वो कह रहे हैं आगे नहीं आ सकते, आती हैं ऐसी कोई मुश्किलात? मुश्किलात तो बहुत है हाँ। क्योंकि अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान में खास तौर पे कि कोई भी अगर गवर्नमेंट के लेवल के इवेंट्स वगैरह हैं या बड़े कोई इवेंट्स हैं तो उधर जो मींस के लोकल टैलेंट है तो जो कि जिनको थोड़ा बहुत बोलना भी नहीं आता, वो टैलेंट उनमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपने इसी वजह से भी पीछे हैं। और कुछ अगर किसी को बोले कि हमें भी मौका दिया जाए तो वो ज़्यादातर ये होता है कि कुछ लोग, मैं नहीं कह रहा कि सारी दुनिया ही, कुछ लोग ये होता है कि वो जैसे कि अगर कोई जानने वाला उनका हो या बहुत ही क्लोज हो तो फिर उनको ज्यादातर मौका दिया जाता है। ठीक है। वो लोकल बंदे को ये होता है कि वो कहते हैं कि नहीं नेक्स्ट आप आ जाइएगा हाँ। तो वो फिर वो ऐसी उम्मीदें लेके अपने घर में म्यूजिक प्ले करते हैं या एक दो महफिल अटेंड कर ली। तो ये होना चाहिए कि जो लोकल टैलेंट है और जिसमें वाकई टैलेंट है उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, मुझे जिब्रान बताइए कितनी रियाज करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसके लिए तो बहुत जरूरी है। बस रियाज यही है कि मुख्तलिफ जगहों पे 4-5 घंटे परफॉर्म करना पड़ता है। अच्छा। उसके अलावा कोई भी अगर इवेंट हो जाए, हमारा गवर्नमेंट का लगा लें, ये आर्मीज के इवेंट, जितने भी गवर्नमेंट लेवल के इवेंट है उधर भी जाए मैक्सिमम 3 से 4 घंटे वो गाना पड़ता है। तो उसमें प्रैक्टिस कंटिन्यूसली बगैर सांस लिए। अच्छा। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस तो वो उधर हो ही जाती है। हाँ। तो उसके अलावा घर भी मॉर्निंग में सुबह उठ के 1-2 घंटा आवाज लगा ली। फिर उसके अलावा जब बंदा इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से करता है इसको
तो फिर प्रैक्टिस भी साथ साथ जारी रहती है और साथ साथ 4-4, 5-5 घंटे परफॉर्म भी करना। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो शहजाद आप भी प्रैक्टिस करते हैं जिस तरह जिब्रान कह रहे हैं, आप भी रोजाना के तौर पर करते हैं? 2 घंटे या 3 घंटे। अच्छा, 2 या 3 घंटे लाजमी है। जैसा इंसान खाना खाता है वैसे ही इसका भी रियाज है मेरे ख्याल से, और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि अगर आपके एक प्रोफेशनल वो आप कर रहे हो, एक चीज को परसू कर रहे हो, तो उसको साथ साथ लेकर भी चलना चाहिए और नई नई टेक्निक्स भी आती रहती हैं, उनको भी सीखना चाहिए। तो जनाब मेरे ख्याल से आप लोगों को बड़ा ही पसंद आया होगा इनका गाना भी, और जाते जाते मैं आपसे एक और गाना सुनूंगी, आपने एक और हमें गाना सुनाना है। तो मैं पहले भी कहती हूँ कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो बहुत ही ज़रखेज़ है, टैलेंट बहुत ही मौजूद है यहाँ पर, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि प्लेटफॉर्म्स नहीं है। लेकिन जागो लाहौर का प्लेटफॉर्म इसीलिए हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं। हमारा मकसद भी यही है कि इन जैसे जो लोग हैं जो टैलेंट का मुजाहरा करें, यहाँ पर आके आपसे मिले, हमसे मिले और हमें बताएं कि हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। तो जनाब मैं अब इनकी तरफ जा रही हूँ और इनसे हम गाना सुनेंगे। मैंने एक ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओवर टू यू। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम, अपने मन की जानू मैं और पीके मन की प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक रूप, बन गया एक रूप, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और जनाब अखुवत फाउंडेशन को कौन नहीं जानता, जैसे इस इदारे ने गरीब और खुशहाल तबके के दरमियान अखुवत का रिश्ता बांधा है, इससे कितने ही लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। अखुवत फाउंडेशन ने ज़रूरतमंद अफराद को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए गिराकदर काम किए हैं, जिससे सही हकदारों को मुआशरे से उनका हक मिला है और उन्होंने इसकी मदद से ना सिर्फ अपनी जिंदगियां बनाई हैं बल्कि बाकियों के लिए भी आसानियां पैदा की हैं। अब रमजान शरीफ करीब है, ऐसे में अखुवत फाउंडेशन ज़कात से गरीबों की कैसे मदद कर रही है, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब हैं जो इस इदारे के सरबराह हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी ग्रेटफुल। सर हमने देखा कि अखुवत फाउंडेशन हमेशा मुस्तहिक लोगों के लिए तैयार रहता है उनकी मदद करने के लिए, और आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहा है और हमने देखा है कि उसमें लोग सदका और खैरात वाफर मिक़दार में करते हैं। तो लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो सदका या वो खैरात है वो असल हकदारों तक पहुंचती भी है? जी क्यों नहीं जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। दोनों बातें आपकी दुरुस्त हैं कि रमज़ान शरीफ की आमद है और लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ऐसे ही है। और दूसरी बात यह है कि वो मदद क्या सही हकदार तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती। तो इसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि लोगों को सबसे पहले खुद ऐसे लोगों को तलाश करना चाहिए जो ज़रूरतमंद हैं। ये काफ़ी नहीं है कि आप अल्लाह की राह में दे दें, क्यों ना आप उन लोगों को खुद ढूंढें, अपने वक्त की कुर्बानी दें जो आपके मुंतज़र हैं, बिल्कुल, या जिनको ज़रूरत है और वो सफ़ेद पोश हैं और वो किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाते। तीसरी सूरत में आपको फिर क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे अदारों को ढूंढना पड़ेगा जो साफ शफाफ हैं, जो जानदारी से काम करते हैं। तो ऐसे अदारों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से अस्पताल हैं, बहुत से सेहत के और अदारे हैं, तालीमी अदारे हैं,
तो अखुवत भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही एक अदारा है। तो ये लोगों को खुद से फैसला करना है कि कहाँ पर उनका ये पैसा इस्तेमाल हो, कहाँ पे खर्च हो, किसके पास जाना जरिए चाहिए से जाए exactly. और फिर वो खुद से बताएं कि इस इलाके में खर्च हो, इस तरह के लोगों के ऊपर खर्च हो, खाने पीने के लिए खर्च हो, राशन पे। आप देखें रमज़ान की आमद है तो हम तो सहर से लेके सहरी में भी बड़े ठीक ठाक सहरी होती है, हाँ। और अफ्तारी में तो फिर हदें मुका देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि एक मजदूर है, एक ऐसा शख्स है जिसकी आमदनी इतनी नहीं है या वो जिंदगी की मुश्किलात का शिकार है, तो उसको भी तो राशन मिलना चाहिए, कम से कम बुनियादी चीज़ें तो मिलनी चाहिए ना। तो हम राशन बैग्स भी तैयार करके उन लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी फहरिस्त है ऐसे अफराद की जो इस मयार पे पूरा उतरते हैं, अच्छा। तंगदस्ती का शिकार है, तो हम वो राशन बैग्स भी उन तक पहुंचा सकते हैं, उनको खाना पका के भी देने का हमारे पास थोड़ा सा बंदोबस्त है। वैसे आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहें वो भी दे सकते हैं। फिर इसके अलावा और भी बहुत से ज़कात के मसारिफ हैं, आप तालीम के लिए दे सकते हैं, सेहत के लिए दे सकते हैं, कोरोना के जो ऐसे मरीज़ जो ज़कात के मुस्तहिक हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए दे सकते हैं। तो ये तो बाहमी, जैसे मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी और फिर एक बाहमी एतमाद का रिश्ता है जिसकी बुनियाद पर हम इन पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और मुस्तहिक अफराद तक वो पहुँचते हैं। सर, जैसे आपको पता है आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, तो किस तरह लोग आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं, मतलब अगर उन्होंने सदकात देने हो या ज़कात देना हो? जी देखें, बहुत सारे रास्ते हैं। एक पोर्टल है, हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर एक गिविंग पोर्टल है। ठीक है। हर बैंक जिसमें भी उनके अपना अकाउंट होता है, उस बैंक की भी एक एप्स होती हैं, वहाँ से भी वो दे सकते हैं, हमारे पोर्टल के जरिए से भी दे सकते हैं, हमें चेक भी भेज सकते हैं। हमारा नुमाइंदा जो है उनके दफ्तर में या उनके घर जाके वो चेक भी ले सकता है। कैश को हम बिल्कुल डिस्करेज करते हैं। अच्छा। तो वो इस तरीके से हमारे दफ्तर आकर भी कोई दे सकता है। ऑनलाइन बहुत सारे तरीके हैं। लोग आजकल अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जानते हैं कैसे की जाती हैं। तो हमारी वेबसाइट है www.akhuwat.org.pk, ठीक है, तो वहाँ पर आप भेज सकते हैं। तो कई एक रास्ते हैं जो लोग देते हैं और उनको इल्म है, तो मज़ीद भी हम इंशाअल्लाह ताला कुछ ब्रोशर्स भी हमारे पास हैं, ठीक है, तो वो भी हम कुछ हम मार्केटिंग और मीडिया कैंपेन्स भी चलती रहती हैं। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम लोगों को बताते हैं कि वो फैसला करें कि उन्होंने अपने पहले मैं ये भी सवाल उठाना चाहूँगा कि देखें, हम लोगों को क्यों देते हैं, हमें लोगों को क्यों देना चाहिए? बिल्कुल। तो ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ मेरे पास है या जो कुछ मुझे मिला है, ये भी तो किसी और का दिया हुआ है। Exactly. किसी ऐसी हस्ती का दिया हुआ है जिसने हमसे मोहब्बत की और हमें ज़िंदगी की तमाम नेमतों से सरफराज कर दिया। अब ये एक आजमाइश भी है कि हम इन नेमतों को सिर्फ अपने लिए महदूद कर दें या हम किसी और को भी दें। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो बुनियादी सवाल है जहाँ से इस तमाम जो है ना सिलसिले का आगाज होता है। तो जब हम इस सवाल का जवाब पा लें कि जो मेरा है वो सबका है, तो फिर हम आगे चलें कि जी आइए मैं ढूंढूं कि मुझे वो शख्स कहाँ रहता है जो खुद से मांगने के लिए नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो ये असल नेकी ये है कि मुझे उस शख्स की तलाश करनी है जिसके लिए मुझे रिस्क मिला है। कैसे कामयाब हुआ ये वाला आपका प्रोजेक्ट जो था? देखिए, मैंने आपको सारी राज तो बता दिया है। हाँ। एक तो ये है कि इस तसव्वुर की ये फतह है। ठीक है। कोई भी आइडिया होता है, आज साल में जिंदगी में एक आइडिया है, वही मगलूब करता है। हाँ। मतलब माशरे में वही आगे बढ़ता है, वही कामयाब होता है। तो आइडिया के बाद फिर उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसका ह्यूमन रिसोर्स है, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसी है, गवर्नेंस कैसी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी है, तो फिर लीडरशिप के क्या किरदार है उसमें फिर फैसले कैसे किए जाते हैं और शफाफियत को कैसे बरकरार रखा जाता है, उसका ऑडिट का क्या निज़ाम है। तो ये एक जिस तरह एक बड़ा कारोबार है। अब आप देखें ना, आपका भी इतना बड़ा चैनल है, चलता है, तो इसके हज़ारों शोबे हैं, बिल्कुल ऐसे, हज़ारों मुलाजमीन हैं और वो 20 तरीक़ों से। तो ये सारी की सारी चीज़ें लेटेस्ट हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट के जो जदीद तरीन असूल हैं उनके तहत किए हैं। लेकिन अगर आप 2 हरफों में पूछना चाहें तो 2 चीज़ें होती हैं किसी भी अदारे की कामयाबी के लिए। एक तो उसका विजन, ठीक है, कि हमारा ख्वाब,
हमने करना क्या, हमने करना क्या, बिल्कुल, पता और होना उसके चाहिए, ऊपर स्टिक रहना, बिल्कुल। हाँ। फिर उसके बाद उसके साथ जुनून की हद तक वाबस्तगी। अच्छा, बस ये 2 चीजें हैं। जब भी आपने कुछ करना चाहते हैं तो आपको एंड आपकी नजर में होना चाहिए कि मैंने 20 साल बाद क्या, कहाँ पहुंचना है। अच्छा, इसको विजन कहते हैं। ठीक है। आप कहें जी 20 साल के बाद मैंने इतने लाख लोगों की मदद करनी है, इतने लाख घर बनाने हैं, हाँ। इतने स्कूल बनाने हैं, इतने कॉलेज बनाने हैं, इतने अस्पताल बनाने, मतलब कोई भी लॉन्ग अदारा, टर्म प्लानिंग लॉन्ग करनी टर्म चाहिए। प्लानिंग। हाँ। तो उसके बाद फिर आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते ठीक है। हैं। फिर उसके बाद आप, जैसे कहते हैं एक लफ्ज जो इकबाल ने इस्तेमाल किया, इश्क, फिर आप अपने इस मकसद से इश्क करते हैं। ठीक है। इश्क का मतलब यह है कि आपने अपनी तमाम तर सलाहियतें वक्फ कर दी, अपनी जिंदगी का हर लम्हा उस मकसद को दे दिया। बिल्कुल। तो फिर उसमें नशेब फराज भी आते हैं, मुश्किलात भी आती हैं। तो अगर आपकी अपने मकसद से मोहब्बत बेपाया है ना, तो फिर वो मुश्किलें जो हैं वो खुद रास्ता छोड़ देती हैं। और दिस इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। को ऐसी अनोखी चीज़ हमने दरियाफ्त नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही है सर, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद साकिब साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। अखवत फाउंडेशन के चेयरपर्सन थे और हम बात कर रहे थे कि अखवत फाउंडेशन हमा वक्त तैयार रहते हैं बाकी लोगों के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। और इनका नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है जिसके बारे में हमें डॉक्टर साहब ने बताया भी है। तो आप भी अगर चाहते हैं तो आप उनसे रुजू कर सकते हैं। तो जनाब, यहाँ पर शो का वक्त ख़त्म होता जा रहा है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बेहद सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।